हेलो दोस्तों, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम उपस्थित हुए हैं यूडिटेरिया के एक अलग सेट नंबर 2 करके लेकर के चल रहे हैं, जिसमें VVI 50 क्वेश्चनों का एकते हैं जो रेलवे, बैंकिंग, PCS और बिहार दरोगा आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अधिकार ऑप्शन है अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों आप लोग सब लोग जानते हैं कि मूल अधिकार जो भी है भारतीय संविधान में वह सिर्फ जो है भारतीयों के लिए ही है, इसलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर होगा। दोस्तों अब थोड़ा सा हम अनुच्छेद 15 पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकेगा, इस पर संविधान की तरफ से रोक है। दोस्तों यह अनुच्छेद नागरिकों को समानता का अधिकार दिलाता है। कौन सा अधिकार? आर्टिकल 15 जो है यह नागरिकों को समानता का अधिकार दिलाता है। अनुच्छेद 15 के तहत किसी राज्य को क्या क्या सावधानियां बरतना है, उनका क्या क्या अधिकार है दोस्तों, उसके बारे में हम देखेंगे। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य को महिलाओं और बच्चों के विशेष प्रावधान के अधिकार है। राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार होता है दोस्तों। और साथ ही राज्य को अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। यह सब जो नियम है अनुच्छेद 15 के तहत राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों को भेदभाव नहीं करने का चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी देखा आर्टिकल 15 के बारे में। अब चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन है पहला, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दूसरा है, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तीसरा है साथियों, राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। अब है दोस्तों उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है। अब हम गलत कथन देखिए तो पहला जो है दोस्तों राज्यसभा, इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें जितना भी दिया हुआ है दोस्तों सब गलत ही है, कोई भी पॉइंट सही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? अगर कोई धन विधेयक पारित होता है दोस्तों तो पहले वो लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में। तो प्रश्न है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक उस विधेयक को रोक सकती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन देखेंगे 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 14 दिन होगा। अब इसके बारे में कुछ हम तथ्य देखेंगे। जो धन विधेयक होता है दोस्तों वह भारत की संचित निधि से जुड़ा एक विधान होता है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को पहले किस में पेश किया जाता है? लोकसभा में, और उसके बाद जो है कहाँ जाता है? राज्यसभा में। अब धन विधेयक से जुड़ी कुछ और तथ्य को जानेंगे। इस विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, इसे केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। यानी अगर कोई भी धन विधेयक हो दोस्तों उसको राज्यसभा में पहले नहीं उठाया जाता है मुद्दा, पहले किस में पारित होना चाहिए? लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा पहले इसको पारित नहीं कर सकता है। राज्यसभा को इसे 14 दिनों के अंदर विचार करना होता है। राज्यसभा इसे पास नहीं कर सकती लेकिन सिफारिश जरूर कर सकती है। अगर ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज़ लगता है कि राज्यसभा के काल में अगर कोई चीज़ पारित होना चाहिए तो उसको तो यह धन विधेयक पारित करने का हक नहीं है, लेकिन वो इसे सिफारिश कर सकता है। कौन? राज्यसभा की ओर से। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार कर भी सकती है और नहीं। अगला है दोस्तों, धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियां सीमित होती है, यानी जितने भी धन विधेयक होते हैं उस पर राज्यसभा का जो अधिकार होता है वह सीमित होता है। धन विधेयक को पास करने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास रखना पड़ता है फाइनल सबमिशन के लिए। तो हम लोगों ने देखा धन विधेयक के बारे में कुछ तथ्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा तब वह, पहला है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा है दोस्तों, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। अब प्रश्न कहता है उपयुक्त में से कौन सही है? हमारे पास 2 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, उनमें से कौन सही है? तो देखिए दोस्तों केवल एक जो होगा वही सही है, यानी कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर धारण होना जरूरी हो, वह पहला वाला सही है दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले कुछ तथ्य देखेंगे उच्च न्यायालय के बारे में दोस्तों। तथ्य है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यता होना जरूरी है। पहला योग्यता है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। कोई भी भारत के उच्च न्यायालय के लिए न्यायिक पद पर 10 साल का अनुभव होना चाहिए या फिर 10 साल तक उच्च न्यायालय में वकील के तौर पर काम किया होना चाहिए। साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं होता दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश
और संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कॉलेजियम प्रणाली बोलते हैं। कॉलेजियम प्रणाली से है नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सलाह किससे लेते हैं? ध्यान दीजिए, अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति जो होंगे वो भारत के जो पूर्व न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। तो अगर दोस्तों अगर किसी भी सेम कैटेगरी में अगर सलाह लिया जाएगा तो वो तो सलाह देगा सही ही, तो इसी को क्या बोलते हैं? कॉलेजियम प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला तथ्य देखेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति करते हैं। अवर न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर लेकर की जाती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ लेनी होती है किनके सामने? राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? ऑप्शन है दोस्तों 1 माह, 3 माह, 2 माह या 6 माह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, यानी 2 महीना होगा। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। भारत में जो दोस्तों वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों में मंजूरी लेनी होती है। यह मंजूरी जारी होने के 2 महीने के अंदर लेनी होती है दोस्तों। साथ में और देखेंगे, वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को लगता है कि देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद सरकार नए टैक्स लगा सकती है। वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा के बाद कार्यपालिका और विधायी प्राधिकरण का केंद्रीकृत हो जाता है। जो कार्यपालिका होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है दोस्तों, ठीक है, न कि राजकीय स्तर पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 6 था दोस्तों, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया दोस्तों? ऑप्शन है 1962, 1964, 1963 और 1961। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, यानी 1963 में भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तक के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तक के लिए जो अनुबंध अवेलेबल है वो है अनुच्छेद 37 जो है उसमें यह दिया हुआ है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन जो ए होगा दोस्तों वह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथ। अब कुछ डिस्कशन करते हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो देखिए, भारत के संविधान जो है अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो यह वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ जानकारियाँ हम लोग लेंगे। यह जो तत्व है स्पेनिश और आयरिश संविधानों से प्रेरित है। यह कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? स्पेन और आयरलैंड से। यह तत्व जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जो है समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन और अस्पृश्यता का उन्मूलन, महिलाओं पर कानूनी अक्षमताओं को हटाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे दोस्तों, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1987, 1992, 1991 और 1998। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन बी, 1991 में चेलैया समिति लाया था। अब थोड़ा सा तथ्य देखेंगे दोस्तों किसके बारे में? चेलैया समिति के बारे में। दोस्तों भारत की जो कर प्रणाली है इसके सुधार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1991 में प्रोफेसर राजा चेलैया की अध्यक्षता में टैक्स रिफॉर्म कमेटी का गठन किया गया, इसलिए इस कमेटी को चेलैया समिति नाम दिया गया। दोस्तों इस समिति ने जनवरी 1993 में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेशकश की थी। रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था दोस्तों उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चेलैया समिति की क्या सिफारिश था? पहला था कि टैक्स की दरों को सरल करना। जो टैक्स लगता है आज वह सबसे कम था उस समय दोस्तों। सीमांत कर दरों को कम करना, कॉर्पोरेट कर दरों को कम करना, सीमा जो शुल्क था उसका रेट कम करना, उत्पाद शुल्क को सरल करना और वेट प्रणाली के साथ इसका एकीकरण करना। वेट प्रणाली के तहत सेवा क्षेत्र को कर के दायरे में लाना और कर आधार का विस्तार करना, भवन कर सूचना प्रणाली और कंप्यूटराइजेशन करना, कर प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करना। इसलिए राजा जे चेलैया को भारत में कर का सुधार का पिता कहा जाता है। दोस्तों कौन थे? ये थे प्रोफेसर थे राजा चेलैया, इसलिए इसको बोलते हैं चेलैया कमेटी। कब आया था? 1991 में यह बैठक हुई थी कमेटी की दोस्तों, और 1993 में जो है इन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट जारी किया था। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट में कीजिए दोस्तों, ताकि और आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है? ऑप्शन है दोस्तों भूरी क्रांति, धूसर क्रांति, काली क्रांति और गोल्डन क्रांति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन
ऑप्शन ए होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन ए भूरी क्रांति इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किसका संबंध कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन किससे संबंधित है? भूरी क्रांति से दोस्तों। अब इस क्रांति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों, भूरी क्रांति का संबंध जो है कोको और चमड़ा उत्पादन से है। भूरी क्रांति को ग्रे क्रांति भी कहा जाता है साथियों। अब भूरी क्रांति से जुड़ी कुछ खास बातें हम लोग देखेंगे। भूरी क्रांति का मकसद था कि पर्यावरण के अनुकूल किसका कॉफी का उत्पादन हो, यानी नेचुरली जो है कॉफी का उत्पादन हो। इस क्रांति ने जो है देश में कॉफी, चमड़ा और कोको उत्पादन में कई बदलाव किए। भूरी क्रांति का मकसद मिट्टी का रख रखाव करना भी था दोस्तों, यानी भूरी क्रांति में पहला कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन और क्या था दोस्तों, कॉफी, चमड़ा और कोको उत्पादन के साथ मिट्टी का रख रखाव भी था दोस्तों। अब देखेंगे कुछ क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंध है? तो यह चावल और गेहूं से था दोस्तों। स्वर्ण क्रांति जो था भारतीय कृषि उद्योग में नई तकनीक लाने का। और श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मछली पालन से दोस्तों, और लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन पर यह संबंधित था दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न था साथियों प्रश्न संख्या 10। एक धन जो आसानी से विदेशों से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार का कर के नाम से जाना जाता है? तो यह होता है दोस्तों हॉट मनी, या ऑप्शन डी कहिए, या ऑप्शन डी जो होगा हॉट मनी, यह होगा वैसा धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है, उसे हॉट मनी कहते हैं। ऑप्शन जो होगा डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। कौन करता है दोस्तों? विकल्प दिए गए हैं। आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति, अगला विकल्प है कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, सी है विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, और डी है दोस्तों कृषि उपज मंडी समिति। तो जो है दोस्तों गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदन जो करता है वह करता है आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पॉइंट है दोस्तों कि आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति जो है वो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण समिति है। इस समिति आर्थिक मामलों में सरकारी गतिविधियों पर निर्देशित करती है। यह मामला कैबिनेट समिति के जरिए जो है कई नीतियां बनाई जाती है और उन्हें लागू करता है। अब देखेंगे जो कैबिनेट समिति का काम क्या है, आर्थिक रणनीतियां तैयार करना और लागू करना, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना और साथ में आर्थिक परियोजनाओं और सुधारों की देखरेख करना, आयात निर्यात की सीमा का समीक्षा करना और साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और औद्योगिक नीति जैसे आर्थिक मुद्दों से निपटना। किसका काम है दोस्तों? आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति का यह सब काम है। साथ ही दोस्तों आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति में कौन? प्रधानमंत्री इनकी जो है अध्यक्षता होती है। इसके अलावा इनके साथ गृह मंत्रालय यानी रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और वित्त मंत्री, साथ में विदेश मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। किसका? आर्थिक मामले कैबिनेट समिति का सदस्य कौन कौन होता है दोस्तों? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों सरकारी पदों का त्याग करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार करना, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो असहयोग आंदोलन में कौन शामिल नहीं था दोस्तों, यह पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी, यानी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी जो दिया गया पाबंदी नहीं था, लोग सरकारी वाहनों से यात्रा कर रहे थे। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा डी होगा दोस्तों। अब देखेंगे असहयोग आंदोलन से जुड़े कुछ तथ्य। तो इसका जो कारनामा था दोस्तों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का इसमें बहिष्कार कर दिया गया था, विदेशी वस्तुओं और भाषा का बहिष्कार कर दिया गया था, सरकारी उपाधियों जो मिला था उसमें जैसे हो गए महात्मा गांधी को महात्मा का जो उपाधि मिला था उसको बहिष्कार कर दिए थे, रविंद्रनाथ टैगोर बहिष्कार कर दिए थे, अवैतनिक पदों पर त्याग करना, सरकारी दफ्तरों, स्वागत समारोह और सरकारी अफसरों के सम्मान में जो आयोजित कार्यक्रम होता था उसमें शामिल नहीं होते थे, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना होता था इस आंदोलन में, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती करना, अस्पृश्यता का उन्मूलन, मादक पेय पदार्थों का प्रतिबंध, राष्ट्रीय कॉलेजों और स्कूलों की स्थापना करना, यानी भारतीय राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना और स्कूल स्थापना करना इस आंदोलन का जो था उद्देश्य था। घर घर में चरखे, हथकरघा और बुनाई का प्रचार करना इस आंदोलन का क्या था? विशेषता था दोस्तों। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो थी 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इसका मकसद तो था दोस्तों शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज हासिल करना था। इसका मकसद था दोस्तों असहयोग आंदोलन का। अब चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दांडी मार्च समाप्ति किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन था 30 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 और 5 अप्रैल 1930। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, यानी 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च का समाप्ति हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। अब दांडी मार्च से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। दांडी मार्च से संबंधित कुछ पॉइंट है दोस्तों। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह या नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व जो थे महात्मा गांधी जी ने किया था। यह मार्च ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के खिलाफ था।
साथ में इसमें गांधी जी के साथ में 78 यानी 78 अनुयायी शामिल थे। यह जो था मार्च दोस्तों, यह साबरमती आश्रम से दांडी तक 388 किलोमीटर लंबा पैदल चल करके इन्होंने इसको पूरा किया था। इस मार्च में महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई थी। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर सत्याग्रह किया था दोस्तों। पहले जो नमक था वो अंग्रेज बनाते थे, लेकिन दांडी मार्च का मकसद था इन्होंने खुद नमक बनाया समुद्र के पानी से और इसको तोड़ दिया था। इस मार्च के बाद भारत भर में राष्ट्रीय चेतना की लहर दौड़ाई। दांडी मार्च के बारे में कुछ और खास बात देखेंगे दोस्तों। गांधी जी ने इसे अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी मार्च के जरिए, दांडी मार्च के जरिए। दांडी मार्च के जरिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के नमक एकाधिकार का विरोध किया था और साथ में इस मार्च के जरिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को भी तोड़ा था। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कार्यक्रम सही नहीं है। कौन सा डेट सही नहीं उसको चुनना है। तो पहला था दोस्तों चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 का हुआ था, यह सही है दोस्तों, हमको गलत चुनना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, यह भी सही है दोस्तों। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, वो भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को हुआ था। यह भारत छोड़ो आंदोलन मार्च में नहीं हुआ था दोस्तों, अगस्त में हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। यानी जो गलत है हमारा, गलत ऑप्शन चुनना था, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया। ऑप्शन है दोस्तों 16 अक्टूबर 1943, 6 नवंबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 और इनमें से कोई नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज का जो था सिंगापुर में क्या गठन कब हुआ था दोस्तों, 21 अक्टूबर 1947 को। यानी ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 21 अक्टूबर 1943। अब देखेंगे आज़ाद हिंद फौज से संबंधित कुछ तथ्य। आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना भी बोला जाता था, जिसको बोला जाता था इंडियन नेशनल आर्मी, से जुड़ी कुछ तथ्य बात दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इनका मेन मकसद था अंग्रेजों से लड़कर के भारत को आज़ाद कराना। यह फौज जो था जापान के सहयोग से बनाया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस फौज के सेनापति के तौर पर भारत की पहली आज़ाद सरकार की घोषणा किया था। आज़ाद हिंद फौज ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस फौज के लिए दिल्ली चलो का नारा के साथ में प्रारंभ किया था। आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं को भी बराबर मौका दिया गया था। नीरा आर्या और सरस्वती राजामणि जैसी 2 महिलाएं भी आज़ाद हिंद फौज की जासूस थी। कौन थी? नीरा आर्या और सरस्वती राजमणि। आज़ाद हिंद फौज का गठन है दोस्तों 1900 कब हुआ था? 42 में हुआ था। और यह जापान के आत्मसमर्पण के बाद इसको फिर भंग कर दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध किया था दोस्तों। तो इस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम लोगों ने कुछ देखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 दोस्तों। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था कब? 1828 के नियम 12 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1828 के नियम 17 द्वारा, 1829 के नियम 12 के द्वारा। तो जो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था दोस्तों वह हुआ था 1900 नहीं 1829 में नियम 17 के द्वारा हुआ था दोस्तों। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब इस तथ्य से जुड़े कुछ जानकारी हम लोग लेंगे। सती प्रथा का उन्मूलन जो है दोस्तों कब हुआ था? यह साल 1829 में हुआ था। कब? ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में दिसंबर महीने में 1829 को सती प्रथा पर जो है कानूनी रूप से रोक लगा दिया गया था। इस कानून को बंगाल सती विनिमय 12 के नाम दिया गया था दोस्तों। सती प्रथा के उन्मूलन में एक और व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय का अहम योगदान रहा। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति के लिए काम किया और सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन राय ने कई विरोधों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को याचिकाएं भी लिखी थी। सती प्रथा एक ऐतिहासिक हिंदू प्रथा थी जिसमें विधवा पत्नी अपनी पति के अंतिम संस्कार के दौरान चिता के साथ आत्मदाह कर लेती थी। यानी वह पति के चिता पर जिंदा जो है लेट करके अपने आप को मार डालती थी। मुगल बादशाह अकबर ने भी 1582 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न। 17 है, वहाबियों के विद्रोह के कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जो थे वहाबियों के विद्रोह के कुचलने का काम किया था। अब वहाबी जो आंदोलन है उसके बारे में पहले कुछ समझते हैं। वहाबी आंदोलन को कुचलने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। वहाबी आंदोलन एक
इस्लामिक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। यानी अब पूरी तरह से कैसा आंदोलन था? इस्लामिक धार्मिक था, जिसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेली के द्वारा किया गया था। वहाबी आंदोलन का जन्मदाता मोहम्मद इब्न अब्दुल वहान थे। वहाबी आंदोलन में इस बात पर जोर दिया जाता था कि इस्लाम में किसी तरह का बदलाव नहीं करना चाहिए। वहाबीवाद धार्मिक संस्कारों के बारे में एक सख्त और शुद्धतावादी दृष्टिकोण रखता था। वहाबी आंदोलन में नवाचारों से बचा जाता था। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न। 18 है प्रश्न संख्या। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष था दोस्तों, उसमें कौन शामिल थे? पाल शामिल थे, पल्लव भी, और उसमें पाल तो शामिल थे लेकिन पल्लव शामिल नहीं थे। राष्ट्रकूट शामिल थे, प्रतिहार, यानी ऑप्शन जो सी होगा वह राइट आंसर होगा दोस्तों। पल्लव शामिल नहीं थे, ऑप्शन सी। अब त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। त्रिपक्षीय संघर्ष तो 8वीं और 9वीं शताब्दी में हुए राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। इस संघर्ष में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये 3 प्रमुख साम्राज्य शामिल थे। कौन कौन? पाल साम्राज्य, प्रतिहार साम्राज्य और राष्ट्रकूट। इन तीनों साम्राज्यों ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस संघर्ष को कन्नौज का त्रिकोण भी कहा जाता था। इस संघर्ष में शामिल तीनों साम्राज्यों की शक्ति लगभग बराबर थी। साथ ही इस संघर्ष के दौरान सामंतों ने खुद को आज़ाद घोषित कर लिया था। जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तो जो सामंत थे उन्होंने खुद को आज़ाद घोषित कर लिया था। इस संघर्ष में शामिल शासकों में धर्मपाल, देवपाल, महेंद्रपाल, वत्स्यराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, ध्रुव, धारावर्ष, गोविंदा द्वितीय और अमोघ वर्ष शामिल थे। प्रश्न संख्या 19 दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? इसका ऑप्शन का उत्तर होगा दोस्तों, वह होगा उत्तर दिशा की ओर। यानी उत्तर दिशा की ओर आकर के शवों को दफनाया जाता था। किस सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में। अब थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता पाकिस्तान से लेकर के पश्चिमी भारत तक फैली हुई थी। इस घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मेन शहर था दोस्तों वह था मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन पर पूरी तरह से डिपेंड थे। साथ में कला और शिल्प में भी कुशल थे। इस सभ्यता के लोग भी व्यापार में कुशल थे। अफगानिस्तान और ईरान से भी व्यापार करते थे। इस घाटी सभ्यता के लोगों ने एक रूपलिपि और मानवीकृत माप तौल का भी इस्तेमाल किया था। यानी तराजू बटखारा टाइप में ये लोगों ने कुछ यूज किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अंगरी कुंड का भी इस्तेमाल किया था और खेत जो जोत करके खेती करते थे। किस काल में? सिंधु घाटी सभ्यता में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी, यानी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है 2 पार्टों में टूट गया था। किसमें? चतुर्थ में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह चतुर्थ होगा। बौद्ध धर्म की संगति के बारे में देखेंगे दोस्तों। बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति थी, इस दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान इसके 2 संप्रदायों में बट गया था। यह संगति 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। कौन सा? चौथा संगति। इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष जो थे उनके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अवघोष। अब देखेंगे हीनयान और महायान जो 2 संप्रदाय हैं उनमें उनके बारे में देखेंगे। हीनयान संप्रदाय बुद्ध की मूल उपदेशों का पालन करता था, और जबकि महायान जो संप्रदाय था वह बुद्ध की स्वर्गीय और मूर्ति पूजन में विश्वास करता था। हीनयान संप्रदाय जो था अनश्वरवादी और कर्म प्रधान दर्शक था, लेकिन महायान संप्रदाय जो था वह बुद्ध को ईश्वर तुल्य ही मानता था। हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मूर्ति पूजा में महायान विश्वास करता था। महायान संप्रदाय सर्वमुक्ति की बात करता था, और महायान संप्रदाय ने ही संसार भर में बुद्ध की मूर्ति और प्रार्थना के लिए स्तूपों का निर्माण किया था। किसने? महायान संप्रदाय ने। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को किस नदी पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन सी, ऋजुपालिका नदी। अगला प्रश्न 22। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, संप्रदाय के जो दोस्तों उनका संस्थापक थे मखलिपुत्र, यानी ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलिपुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न 23 कह रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है?
कहता है दोस्तों किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल। इसका जो सही ऑप्शन होगा शाहजहां, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। शाहजहां के बारे में कुछ देखेंगे। शाहजहां मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट थे। उनका जन्म जो है 5 फरवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उनका असली नाम खुर्रम था। शाहजहां ने 1628 से 1558 तक शासन किया। शाहजहां के बारे में कुछ खास बातें। शाहजहां को मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग कहा जाता था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल को भी बनवाया था। शाहजहां ने लाल किला और जामा मस्जिद जैसे भव्य निर्माण भी करवाए। शाहजहां के काल में व्यापारियों, किसानों, कलाकारों और छोटे व्यवसायियों को मदद की जाती थी। साथ में जब शाहजहां के जो इनका बेटा था कौन, औरंगजेब, उन्हें जो है पदच्युत कर दिया था, यानी महाराजा के पद से उनको हटा दिया था। शाहजहां ने अपने अंतिम वर्ष में आगरा के किले बिताए थे। आगरा किले में जो अपना अंतिम वर्ष बिताया था कैदी की तरह, उसको नज़रबंद कैद करके रखा था उसका बेटा आगरा के किला में। ताजमहल के सामने ही है आगरा का किला, उसी में उनको बंद करके रखा गया था। शाहजहां की समाधि जो है ताजमहल में है। ताजमहल जो आगरा में है उसमें ही शाहजहां की समाधि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, मुगल काल में मुहतसिब कौन था। तो मुगल काल में जो मुहतसिब था दोस्तों वह था आचरण अधिकारी। आचरण अधिकारी ऑप्शन डी में होगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का आचरण अधिकारी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों मुगल काल में जो मुहतसिब था वह सार्वजनिक व्यवसाय और न्यायक होता था। वह व्यापार को नियंत्रित करता था। कौन? मुहतसिब। इस्लामी निषेधाज्ञा लागू करता था। मुहतसिब को आलिम अल सुक और आलिम अल सुक भी कहा जाता था और उनको साहिब अल सुक भी कहते थे। अब इनके बारे में देखेंगे। मुहतसिब सार्वजनिक स्थानों और व्यवहार का निरीक्षक होता था। वह व्यापार को नियंत्रित करता था और इस्लामी विशेषाधिज्ञा का लागू करता था। वह बाजारों और व्यापार का पर्यवेक्षक होता था, यानी व्यापार और बाजार में उसको देखरेख करना किसका काम था? मुहतसिब को। जैसे आज राजस्व विभाग होता है वैसे उस समय क्या होता था? मुहतसिब होता था। किसके काल में? मुगल काल में। अब देखेंगे अगले प्रश्न। दोस्तों 25, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? विकल्प था दान विभाग, पत्राचार विभाग, सैन्य विभाग, राजस्व विभाग और पत्राचार विभाग। तो दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता था दोस्तों। सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहते थे, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह सी होगा। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। वसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा दोस्तों अकबर, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है दसावन और दसवंत वो अकबर के शासनकाल के चित्रकार थे। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। वसावन और दसवंत सम्राट अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अकबर ने अपने दरबार में आधिकारिक चित्रकला के लिए एक अलग विभाग बना रखा था। वसावन के बेटे मनोहर दास ने उन्हें दरबारी चित्रकार के रूप में उत्तराधिकारी बनाया था। वसावन के परिवार के लोग अभी भी आगरा के किला में महल में रहते थे। किनके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। दसवंत का जन्म 1560 में हुआ था और उनका निधन 1584 में। दसवंत ने 1582 और 1586 के बीच बने रज़्मनामा में 30 चित्र बनाए थे। दसवंत की शैली में ज्वलंत दृश्य और मनोदशाओं को दिखाया गया था। अकबर के दरबार के कुछ प्रसिद्ध चित्रकार थे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल असमद और मुकुंद। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? उत्तर है दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, अमेरिका और कनाडा, जर्मनी और फ्रांस। तो जो 38वीं समानांतर रेखा है वह है दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ऑप्शन है विकल्प है हमारे पास। ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ईंधन का प्रज्वलन ताप न हो, कम न ही ज़्यादा होना चाहिए। इनमें से सभी क्या था दोस्तों? कौन सा अच्छे ईंधन का गुण नहीं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। क्या करा ऑप्शन बी में? जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैस देगा तो वह अच्छा ईंधन नहीं कहलाएगा। नहीं वाला ही पूछ रहा था। अब अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? तो तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं दोस्तों गैलेक्टिक इकाई। गैलेक्टिक इकाई जो है तारा के मध्य नापने की दूरी को गैलेक्सी में नापा जाता है, इसलिए इसको गैलेक्टिक इकाई के नाम से जानते हैं। तारों के बीच दूरी मापने के लिए पारसेक या प्रकाश वर्ष इकाइयों का इस्तेमाल होता है। पारसेक किसको बोलते हैं?
तारों की दूरी मापने के लिए पारसेक का इस्तेमाल होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने का एक बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की। 32 प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? विकल्प है निकट दृष्टि दोष, वर्णधता, ब्रेन ट्यूमर और घेंगा। तो वर्णधता जो होता है महिलाओं में बहुत कम होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसमें जो है ऑक्सीजन का वहन करता है दोस्तों, यानी ऑप्शन जो ए होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ जानकारी। हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर मौजूद एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन का वहन करता है। यह प्रोटीन आयरन से भरपूर होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का सबसे अहम घटक है। हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रक्त कोशिकाओं को उनका लाल रंग प्रदान करता है। आपके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना हो रहा है इसका परीक्षण हीमोग्लोबिन के परीक्षण से पता चलता है। हीमोग्लोबिन जो है रक्त विकार का संकेत करती हो। हीमोग्लोबिन जो है फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाता है। हीमोग्लोबिन जो है फेफड़ा में जो जाता है खून साफ होने के लिए, तो उस खून में ऑक्सीजन मिल जाता है, अब उसको लेकर के बाकी हिस्सों तक ले जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहाँ से लेता है जहाँ इसकी प्रचुरता होती है और शरीर में जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ ऑक्सीजन को छोड़ देता है। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे दोस्तों। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करना है, वो भी बिना तापमान को, तो उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लियल अम्ल नहीं पाया जाता है? किसमें जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो न्यूक्लिक अम्ल पाया नहीं जाता है उसको पर न्यूक्लिक अम्ल नाभिक में पाया जाता है। राइबोसोम हरित यानी जीव द्रव में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन सा विटामिन अ का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए मछली के तेल में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, आम में भी, यानी जंतुओं के यकृत और गुर्दे में नहीं पाया जाता है क्या विटामिन अ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो धातुओं में जो ऑप्शन है हमारे पास सोडियम, पारा, लिथियम और कॉपर। तो सबसे कम घनत्व वाला जो तत्व है दोस्तों वह है लिथियम, यानी ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन बी है यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। सी है यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। प्राकृतिक रबड़ के बारे में इसका गुण को सही जस्टिफाई कौन कर? तो वह है दोस्तों ऑप्शन ए, यह एक प्राकृतिक रबड़ तो है ही और इसमें जो है तन्यता वाला गुण होता है रबड़ में, लोचदार मतलब गिरने पर अपने आप अवस्था में आ जाता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 40, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो तत्व का जो है दोस्तों वह तय करता है, ऑप्शन है हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपयुक्त में से सब। तो वह तय करता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी ऑप्शन जो सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। किसी तत्व के रासायनिक गुण उनके परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉनों के विन्यास पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न साथियों, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, गंगा, अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो यह स्थित है दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा, यानी ऑप्शन जो ए होगा दोस्तों वह राइट आंसर होगा। अब हम देवप्रयाग के बारे में कुछ देखेंगे दोस्तों। देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के डिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक पवित्र शहर है। यह जो है 5 प्रयागों में से एक है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस का संगम होता है, जिसके बाद भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग में 4 धाम यात्रा का मार्ग है। देवप्रयाग में भगवान जो राम हैं और उनके पिता दशरथ ने तपस्या की थी। अभी वर्तमान में रघुनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर है देवप्रयाग में, और वहाँ बैताल शिला नामक एक पवित्र झरना भी है। देवप्रयाग में कौन सा झरना है? बैताल शिला नामक। साथ में देवप्रयाग में ब्रह्म कुंड और वशिष्ठ कुंड नाम के 2 पवित्र कुंड भी हैं दोस्तों। देवप्रयाग में इंद्रधुम्न तीर्थ, पुष्यमल तीर्थ, वराह तीर्थ जैसे कई तीर्थ हैं। देवप्रयाग में भैरव, भुसुंडी, दुर्गा और विश्वेश्वर के मंदिर भी हैं। देवप्रयाग में भरत को समर्पित एक मंदिर है, यानी भरत का एक मंदिर है, और बद्रीनाथ धाम के यहाँ पर क्या है पड़े रहते हैं देवप्रयाग में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा यानी ऑप्शन जो सी होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है। अब कर्क रेखा के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट करें। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.50 डिग्री के कोण पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के अलावा 17 और देशों से होकर गुजरती है, यानी टोटल कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है दोस्तों। यह मोटे तौर पर भारत को 2 भाग में विभाजित करती है। भारत के राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा माही नदी को 2 बराबर भागों में 2 बार काटती है। इसको माही नदी को, कर्क रेखा सोन, निहंद और बेतवा नदी को 1 बार काटती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तब उसे कर्क संक्रांति कहते हैं, और जब सूर्य जो है मकर रेखा पर होता है तब उस दिन मकर संक्रांति होता है, यानी सकरात। कर्क संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणातम यानी दक्षिण दिशा की ओर चला जाता है दोस्तों। अब चलते हैं अगला प्रश्न है 43, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन है सवाना घास स्थल, दूसरा ऑप्शन टुंड्रा बायोम, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और सी है मैंग्रोव। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होता है, सर्वाधिक जैव विविधता इसमें पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव इस वन में मिलते हैं। कहाँ? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। अब चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में कौन सुम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सुम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा, यानी रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो है वह नहीं है, सुम्मिलित नहीं है, गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा की बात कर रहा है। ऑप्शन दे दिया है वेनेजुएला, लिब्राडोर, हम्बोल्ट, अल्गुहास। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन जो डी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अल्गुहास जो है वह शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, ठंडी जलधारा नहीं है। कौन? अल्गुहास। बाकी सब जो है ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 46, निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है गोदावरी, वैगाई, कावेरी और कृष्णा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कावेरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस नदी को? कावेरी नदी को। अब कावेरी नदी के बारे में कुछ देखेंगे। कावेरी नदी को भारत एक प्रायद्वीपीय नदी है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के क्या बहती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और यह पवित्र नदियों में से एक है। इसके किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वह तिरुचिरापल्ली। यह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कहाँ? तिरुचिरापल्ली में। इसके किनारे कई जलप्रपात भी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 47, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर जाना जाता है, वह जाना जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी में क्या था? 1 और 2। वह जो है रिंग ऑफ फायर जो जाना जाता है वह भूकंप भी वहां आता है और तूफान भी आ जाता है, यानी दोनों के लिए कौन होगा? ऑप्शन बी में 1 और 2 दोनों हुआ था। तो रिंग ऑफ फायर तूफान और भूकंप के लिए जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सही सुम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है टकला मकाम चीन में है, थार भारत में है, अटाकामा चिली में है, गिब्बन अफ्रीका नहीं है दोस्तों। ये जो गिब्बन है वो अफ्रीका में है, यह सुम्मिलित सही नहीं है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। 39 प्रश्न कहता है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो प्रतिरोधनात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है वह ऑप्शन सी जो होगा। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति या कुछ समय के लिए बेरोजगार होना को बोलते हैं प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है विचार करने योग्य, न्यूनतम समर्थक मूल्य आर्थिक मामलों की मंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। और इसमें दिया हो गया है कि नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1 और 2 दोनों जो है वह सही है, यानी एक जो होता है एमएसपी जो होता है मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। इसकी न्यूनतम मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आज हमने टोटल 50 क्वेश्चन को देखा। अब मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।